आज हमारा बहुत सारे जो टॉपिक्स है मिक्स हो गए, बहुत सारे यानी मतलब रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो शरीर है इट इज़ लाइक ए लिविंग लेबोरेटरी। किसी ने साइंटिस्ट ने कहा है कि वी आर लेबोरेटरी बिकॉज वन पर्सन इन प्रोड्यूसिंग अदर पर्सन। एक लेबोरेटरी में एक जीता जागता शरीर पैदा होता है, इतने बोन्स तैयार होते हैं, 216 इतने सारे बोन्स है, और हार्ट एक मशीन है। तो इसका देखभाल करने के लिए कुदरत ने हमारे पास जो नेचुरलिज्म हम जिसको बोलते हैं कि उसमें जो फ्रूट्स और बाकी नेचर ने जो हमको प्रोवाइड किया है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। मैं तो बताता हूँ कि जो आइडेंटिफाई करना कौन से फल में क्या विटामिन्स है, कहाँ छुपा के रखा है, वो हमारा काम है। उसको निदान करना और उसको सही मात्रा में सेवन करना। तो आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन फॉर हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ एंड जनरल हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। हमने देखा है कोरोना पीरियड में कि जिसके पास ज़्यादा पैसा भी होगा बट ही कुड नॉट गेट द बेड, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। बड़े बड़े टीवी के जो एंकर थे उनकी डेथ हो चुकी, बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनकी भी डेथ हो चुकी। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो संपत्ति क्या है? आपत्ति है सर, सबसे बड़ी। तो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो ज़्यादा आपत्ति रहती है उसके पास, वो कभी सुखी जीवन या अच्छे से नींद नहीं ले पाता है। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस, एक विज्ञान है, और विज्ञान का सही मायने में हमको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये पढ़ाया जाता है, तो आहार ये भी एक साइंस है और इसका हमको सही तरफ से पढ़ाई की मात्रा ज़रूरी होती है। और हेल्दी लाइफ, मैं हमेशा पेशेंट को पूछता हूँ कि आप सुखी हो कब? आपके पास पैसा है इसलिए सुखी हो, आपके ऊपर लोन नहीं है इसलिए सुखी हो, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है इसलिए सुखी हो। तो सबसे ज़्यादा सुख जो निर्दोष व्यक्ति होता है, निर्दोष खुद के नज़र में, वो सबसे ज़्यादा सुखी होता है। व्हाट आर द मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिशन? जैसे 7 प्रकार के फूड हम डेली खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, चपाती, राइस, फैट्स जो ऑयल, फाइबर, हम लोग फाइबर युक्त पदार्थ खाते हैं। मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स होते हैं और मैक्रो मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन्स जो सोया प्रोटीन्स है या चना है, दालें हैं, या वेजिटेबल प्रोटीन्स और नॉन वेजिटेबल प्रोटीन्स जैसे चिकन, मटन, उसमें प्रोटीन्स होता है। उसके साथ में विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स थोड़ी सी मात्रा में भी कम पड़ा, जैसे विटामिन सी नहीं मिला तो दांत में से खून बहना शुरू हो जाता है। विटामिन ए मात्रा कम मिले तो आँख से दिखता नहीं है, आँख अच्छे दिखेंगे, ब्यूटीफुल सुंदर आँख है, लेकिन उसमें विजन नहीं है। तो दिस विटामिन्स दे आर लाइक ए ऑर्नामेंट्स। आपको सुंदर बनने के लिए हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो वैसे हमारे शरीर जो है उसको सुंदर रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत है, और वो विटामिन्स मात्रा कहाँ कौन से चीज़ में मिलते हैं हमको पता करना होता है। व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको समाज में भी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, और समाज का बैलेंस जब बिगड़ता है तो आपको मालूम है क्या क्या खतरे पैदा होते हैं। तो शरीर का जब बैलेंस बिगड़ता है तो उसके लिए हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, पल्सेस, बीन्स, इसका ठराविक मात्रा में, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स, डॉक्टर साहब ने बताया मसन साहब ने कि दूध का सेवन करना चाहिए। और बैलेंस डाइट ये होता है कि उसमें एनर्जी, हमको एनर्जी चाहिए। मॉर्निंग से हम निकलते हैं तो एनर्जी किस में मिलती है? फैट हमारे बॉडी के लिए कुशन का काम करती है, और 2 प्रकार की फैट होती है, एक होती है ब्राउन फैट और दूसरी होती है वाइट फैट। तो ब्राउन फैट नेक के ऊपर रहती है और वाइट फैट पेट के ऊपर, थाइस के ऊपर रहती है। जो आदमी ओबेज होता है, मोटापा होता है, तो उसको वाइट फैट ज़्यादा रहती है। और हम लोग साइंटिस्ट अभी ये काम कर रहे हैं कि वाइट फैट को ब्राउन फैट में कैसा रूपांतरित करें, क्योंकि ब्राउन फैट इज़ यूज़फुल। कार्बोहाइड्रेट सिंपल, जिसमें फ्रूट्स है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे सीरियल्स है, ब्रेड्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में जो मार्केट में जाते हैं, और हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आपकी थाली कलरफुल होना चाहिए। इंद्रधनुष्य में जो कलर्स है 7 कलर्स, वो भी आपके थाली में इंद्रधनुष्य के जैसे कलर दिखना चाहिए। ग्रीन फॉर वेजिटेबल होना चाहिए, उसके बाद बैंगनी कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, ऑल कलर्स आर देयर। और हमारा नागपुर तो ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। वी आर फेमस फॉर ऑरेंजेस, पूरे वर्ल्ड में हमारे ऑरेंजेस जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई लोग बोलेंगे हमको राइस ही नहीं खाएंगे, चपाती नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। वी वांट सम एनर्जी। जैसे कुली आदमी है और उसको काम करना है दिन भर,
कामना मार्केट में बोरे उठाना है, तो वो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट से। हेल्प्स टू स्लीप बेटर, नींद भी अच्छी आती है। जैसे खाना खाने के बाद में लोग मिठाइयाँ खाते हैं बहुत सारे, तो उनको नींद बड़ी अच्छी आती है। एक कंपोज की गोली लेने के बदले वो 2 गुलाब जामुन खा जाते हैं, तो नींद बड़ी अच्छी आती है और इट मेक्स ए हैबिट। यदि उसको मधुमेह नहीं है, यदि मधुमेह है तो उसको गुलाब जामुन खा सकता है, बट खाना नहीं खाना उस दिन उसने। बहुत सारे पेशेंट आर्गूमेंट करते हैं, अपने इंडियन लोग तो और नागपुर के लोग, उत्तर नागपुर के तो भरपूर आर्गूमेंट्स, दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस कि मिठाई खा सकते क्या? आई से यस, यू कैन ईट द स्वीट्स, आप मिठाई खा सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा। 2 गुलाब जामुन खाइए, खाना स्किप कीजिए। यूजफुल टू कंट्रोल वेट, अपलिफ्ट द मूड्स अच्छा रहता है, इसलिए बोलते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, बहुत बार हम टीवी में देखते हैं। प्रोवाइड्स फाइबर टू द बॉडी एंड प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स, improves द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर द एथलीट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होते हैं, लेकिन एक्सेस, एनीथिंग इन एक्सेस इज कॉल्ड एज अ पॉइजन। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में है ब्रेड्स, जो हम लोग नेचुरल चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग करके उससे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल चीज़ नेचर बनाती है और कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाते हैं उसको। हल्दीराम मेकिंग कॉम्प्लेक्स। व्हाट आर द प्रोटीन्स? फिश, मीट। जापान के लोग 97 ईयर्स तक जीते हैं, क्योंकि वो फिश, हमारे यहाँ का केरला का जितने भी प्रॉन्स और फिश है वो एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे। दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोलते हैं उसको, और इतने पैसे मिलते हैं वहाँ पे। और जापानीज लोग दे ईट, उनकी फ़िश है सुशी नाम की फ़िश, बहुत सारे फिश वो खरीदते हैं, क्योंकि फ़िश कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रिवेंट्स हार्ट अटैक। चीज़, डॉक्टर साहब ने बताया, एग्स येलो बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा होता है, इसमें भी विटामिन होता है। बट द पर्सन हु इज़ मोर देन 40 ईयर्स, यदि वो डेली येलो खाता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा हो सकता है। बीन्स है, ब्रेड्स और नट्स एंड सीड्स। बादाम, बहुत लोग, जैसे अभी परीक्षा आने वाली है, नीट की परीक्षा है, 12th की परीक्षा है, तो हर एक जो मदर है, बच्चों की माता है, वो उनको लगता है कि मेरे बच्चों को बादाम खिलाने से उसका नंबर ज़्यादा आएगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसका आईक्यू जितना है उतना ही रहेगा। आईक्यू कब बढ़ता है? जैसे एक पेंसिल है और उसको बार बार शार्प करते हो, शार्प करने से पेंसिल शार्प रहती है। तलवार का हम लोग उसको जब घसाई करते हैं तो इट बिकम्स ए शार्प। तो ब्रेन को, जैसे शरीर को हम लोग फूड देते हैं, वो ईट, तो ब्रेन को यदि आप फूड देते हैं और उससे रिजल्ट देते हैं तो योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग मोर। और जो बादाम ज़्यादा खाएंगे, अखरोट ज़्यादा खाएंगे, उसमें शुगर भी बढ़ेगी। और दूसरा, ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स भी। कोविड में एक पेशेंट आया और उसने बहुत सारे, हमारे क्लिनिकल मीटिंग में प्रेजेंट भी हुआ बाहो में, उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो डेली मिल्क शेक, उसमें बादाम, अखरोट सब बना के डेली 2 महीने पिए, और उसके बाद में उनको पता चला कि उनकी किडनी डैमेज हो गई। ऑक्सैलेट्स नेफ्रोपैथी कहा जाता है। तो बुद्धा ने यही कहा है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज अ पॉइजन। इग्नोरेंस, अटैचमेंट एंड एंगर, ये तीनों पॉइजन बताए गए। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, जैसे हमारी बिल्डिंग बनती है और उससे ईंटें होते हैं, वैसे हमारे जो मसल्स है उनको प्रोटीन ज़रूरत होती है। इंडियन लोगों में फैट ज़्यादा होती है और जर्मन के लोगों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, बिकॉज वो एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन युक्त पदार्थ खाते हैं। हमारे एक डॉक्टर है पुणे के, डॉक्टर याग्निक, और जर्मनी के डॉक्टर यू, तो उनका दोनों का वजन सेम है, एज सेम है, और दोनों का फैट कंटेंट नापा गया है, तो पता चला कि पुणे के जो डॉक्टर याग्निक है उनके शरीर में फैट ज़्यादा है, उनका वजन फैट्स के कारण है, और डॉक्टर जुटनिक है उनका वजन प्रोटीन के कारण ज़्यादा है। तो प्रोटीन्स आर गुड फॉर द बॉडी। फिर फैट्स, सैचुरेटेड फैट, मुफा और पुफा, आपको पता होगा कि मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। फैट्स इज़ गुड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड हेल्पिंग इम्यून सिस्टम। आजकल बहुत सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाओ, बहुत सारे लोग काढ़ा पी रहे हैं, और काढ़ा के बाद में कोरोना हुआ तो स्टेरॉइड ले रहे हैं, और 2 महीने के बाद में म्यूकरमाइकोसिस से किसी की आँख निकाली गई, किसी का साइनस निकाला गया, और आज म्यूकरमाइकोसिस के इतने पेशेंट मिले। हमारे एक टीवी के मित्र है, उनको भी म्यूकरमाइकोसिस से प्रादुर्भाव हुआ। तो ये काढ़ा में जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? आई एम नॉट अगेंस्ट काढ़ा,
बट उसका प्रिपरेशन कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, यही हमारे बीमारी का मुख्य कारण है। वाटर सोल्युबल विटामिन्स, ये है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और वाटर सोल्युबल विटामिन ज़्यादातर सब्जियों में पाए जाते हैं। फैट सोल्युबल भी ज़रूरी होते हैं, और फैट सोल्युबल में क्या, विटामिन ए का क्या रोल है। विजन, हमारी जो नज़र है, एक पेशेंट है उसका उम्र 65 साल है और दूसरे का 75 साल है। 65 को कैटरेक्ट होता है 65 वाले को, और 75 वाले को कैटरेक्ट होता नहीं है। वाई दिस? बिकॉज देर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, देर आर सम फ्री रेडिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसको डायबिटीज़ वालों को हर चीज़ 10 साल पहले होती है, उसकी डेथ भी 10 साल पहले होती है, हार्ट अटैक भी 10 साल पहले आता है, फ्रैक्चर भी 10 साल पहले होते हैं, ब्रेन हिमरेज भी 10 साल होते हैं। तो जिसको मधुमेह है, जिन पेशेंट्स को, उन्होंने ये समझना चाहिए कि मधुमेह सभी बीमारियों की जननी है। एक बार मधुमेह हो गया तो उसके बाद में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। स्ट्रेंथन द बोन्स, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन एंड इम्यून सिस्टम में फैट सोल्युबल विटामिन डी है, और विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, और सनलाइट दोपहर को 1 और 1:30 बजे की भी होती है। मैं हमेशा पेशेंट को बताता हूँ कि जब आप सनलाइट लेना चाहेंगे तो 1 और 1:30 के बीच में ही सनलाइट उपयोगी होता है, उससे विटामिन डी बनता है। इम्यून सिस्टम, विटामिन ई, और विटामिन ई ज़्यादातर बादाम में होती है, और विटामिन ई का ज़्यादा सेवन करने से भी ब्रेन हिमरेज और प्रोस्टेट कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के बाद प्रोस्टेट कैंसर होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे लोग, बेटा अमेरिका में एमवे के प्रोडक्ट आ रहे हैं, न्यूट्रिशन के आ रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उसके बाद में कैंसर हो रहा है। तो एनीथिंग इन एक्सेस वी हैव टू अगेन प्रिवेंट। विटामिन के फैट सोल्युबल, ब्लड क्लॉटिंग और बोन्स के लिए जाता है। B1, B6, बहुत सारे डॉक्टर हम लोग B1, B6 देते हैं। जिनके इसमें B1 की कमी होती है या B6 की कमी होती है, उनको भी हार्ट अटैक। होमोसिस्टिन, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल के भी ऊपर डेंजर वैल्यू है, और होमोसिस्टिन जिसका ज़्यादा होता है उसको भी ब्रेन हिमरेज या तो हार्ट अटैक आते हैं। मिनरल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, सेलेनियम है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। जितनी भी चीज़ें बाहर है, शरीर के बाहर, उतनी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी है। और हमारी जो उत्पत्ति है ये समुंदर से हुई है। हम लोग समुंदर, जैसे अभी फिश है समुंदर के अंदर, उसके पहले बहुत सारे प्राणी हैं, उसके पहले वाले अमीबा से लेके, और उसके पहले वाले भी है स्पायरोगैरा या दूसरे जो प्राणी हैं पानी से बनने वाले, और उसके बाद फिर वर्टिब्रेट्स, और हमारा इवोल्यूशन आज से कुछ करोड़ साल पहले हुआ है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सोडियम हम लोग, बहुत सारे लोगों को ऊपर से सॉल्ट डालने की आदत होती है, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। सो सोडियम इज़, पानी एब्सॉर्ब करता है, जैसे अचार हम डालते हैं उसमें नमक ज़्यादा होता है, तेल ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव है, और हमारे बॉडी में भी हम डालेंगे तो उससे पानी ज़्यादा होगा और सेल फूल जाएंगे, और सेल फूलने से ख़राब हो जाएंगे। पोटेशियम जरूरी है, बहुत सारा जो किडनी के पेशेंट है उनको हम बताते हैं कि ज़्यादा पोटेशियम मत लीजिए, ज़्यादा फ्रूट्स मत खाइए, क्योंकि केले में पोटेशियम ज़्यादा होता है, फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा होता है। आप पोटेशियम लेवल कैलकुलेट करके ही फ्रूट्स खाना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर एंड क्लोरीन। आयरन, हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका आयरन लेवल बहुत कम होता है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि उनको डाइट नहीं मिलता प्रॉपरली, और डाइट नहीं मिलने से उनके जो रेड ब्लड सेल्स है, जो 120 डेज मतलब 3 महीने उसका लाइफ है, इसका कम हो जाता है और जल्दी फूट जाते हैं, फ्रजाइल हो जाते हैं। झिंक इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और झिंक तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये सब पदार्थों में झिंक मिलता है नेचुरली। कॉपर इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट टू मच कॉपर इज़ ऑल्सो टॉक्सिक। डाइटरी सोर्सेज ऑफ कॉपर बनाना में होते हैं, एक ककड़ी है, उसमें बादाम है, या फिश इज़ ऑलवेज गुड फॉर द हेल्थ। मिनरल्स में सोडियम से अवॉइड करना चाहिए, सोडियम। और कुछ जो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है उनकी जो सहचारिणियाँ होती है, सोडियम का प्रमाण, सॉल्ट का प्रमाण कम देती है, और 6 महीने बाद पेशेंट को उठा के लाना पड़ता है। वाई? बिकॉज उसका हाइपोनेट्रीमिया में वो पेशेंट जाता है कि वो डायबिटीज़ की गोली लेता है हार्ट फेलियर के लिए, और सोडियम ऊपर से मिलता नहीं। हाइपोनाइट्रीमिया, जैसे उसका सोडियम लेवल लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यदि रहा
तो उसको हाइपोनेट्रीमिया, और हम लोग एक सलाइन की बॉटल लगाने से वो पेशेंट चलने लगता है, और फिर बोलते हैं कि नहीं आप बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, बट दैट डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स आपको पता ही है, B1, B12, B6। मेडिकल कॉलेज में हमने ये सीखा है कि कोई भी पेशेंट आता है तो उनको हम B1, B6, B12 लिखते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को कुछ तो भी दवा मिले। और B1 डेफिशिएंसी रही तो पेशेंट बहुत ऐसे आते हैं कि उसके हाथों पैर में चींटी आ रही है, पैर भारी भारी लग रहा है, चलना नहीं हो रहा है, टिंगलिंग नमनेस है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द B1 डेफिशिएंसी। एक बेरी नाम का होता है, पेशेंट के ऊपर सूजन आती है, उसके चेहरे पे, गाल पे पैर फूल जाते हैं, तो लोगों को लगता है इसको किडनी डिसीज़ है, बट दैट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ B1 बेरी। B12, B2 और ये एक्जिमा इन चिल्ड्रेन B2 डेफिशिएंसी है। ग्लॉसाइटिस, बहुत सारे लोगों को छाले आते हैं मुंह में, एप्थस अल्सर होते हैं, तो दीज आर बिकॉज ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। पिलाग्रा, या ऐसे पेशेंट आते हैं और स्किन वालों के पास जाते रहते हैं, क्यों? एक्जिमा है करके, बट दिस इज़ नॉट एक्जिमा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पिलाग्रा। जो लोग ज़्यादातर कॉर्न का सेवन करते हैं, या जो अभी मार्केट में भुट्टे जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, दैट इज़, और कुछ कुछ एरिया में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये होता है। कुछ लोग लाख दाल खाते थे पहले, उनको भी लकवा होता था, तो उसमें भी एक प्रकार का टॉक्सिन होता है। ये सब चीज़ें न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भी B1, B6, B12 काम के होते हैं। और ज़्यादा ब्रोकोली खाने से भी पेशेंट को ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये सब एनीमिया, हार्ट डिसीज़, ये सब रोकने के लिए आपको बहुत सारे विटामिन की सही मात्रा में सेवन करना जरूरी है। यहाँ उपस्थित ऑन द डायस ऑफ द डायस सभी मेरे बंधु मित्र ये सोच रहे होंगे कि हमारी क्या ज़रूरत है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को क्यों जानें। हर मेरे बंधु मित्र, मेरी महिलाएं मित्र हैं यहाँ पर, मैं उनका सच में स्वागत करती हूँ इस फोरम में, और मेरे बंधु मित्रों का भी स्वागत है, क्योंकि मेरे बंधु मित्रों को जन्म देने वाली एक माता है। हर बंधु मित्र को जन्म देने वाली एक माता है, और जब वो मेरा बंधु मित्र बड़ा हो जाता है तो उसके घर में एक पत्नी होती है, और वो जब पत्नी आती है तो उसके घर में एक बेटी भी आती है। तो और हमारे समाज में, भारतीय समाज में सबसे बड़ा कर्ता धर्ता जो होता है वो होता है हमारा बंधु वर्ग, क्योंकि उसे कमाना पड़ता है, उसे कमाई करके लाना पड़ता है, और उसकी घर की पूरी हेल्थ उसके इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए ये ना समझना कि यह आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी सुनोगे समझोगे यहाँ से आप घर तक ले जाओगे। आप अपनी आने वाली जो बहुएं हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी पत्नी है, और भी आजू बाजू का जो भी आपका मोहल्ला है, बस्ती है, सबको आप सुधार सकते हो। तो आपका बिना ज़्यादा समय लिए, क्योंकि डॉक्टर आसिफ में मेरा समय चला गया, फॉर दैट ही इज़ टू बी ब्लेम्ड, तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए मैं आगे चलती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर, आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि जागतिक लेवल पर, यानी WHO भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी 1 अगस्त से, कृपया ध्यान दें, 1 अगस्त से 8 अगस्त तक वर्ल्ड लेवल पर, जागतिक लेवल पर इसे ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से ये 8 दिन इसलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को जाता है, और ब्रेस्ट मिल्क इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर है। आप हम सभी यहाँ पर माँ का दूध पीकर ही बड़े हुए हैं, और आज आपके सामने खड़े हैं। क्षमा करना अगर कोई चीज़ मैं ज़्यादा बोल दूँ, तो आपकी बेटी हूँ मैं, और आप सभी मुझे जानते हैं, कम से कम यहाँ से 60-70% लोग तो मुझे जानते हैं। तो यही एक उद्देश्य था मेरा आज का ये टॉपिक सिलेक्ट करने का, कि जब ब्रेस्ट फीडिंग वीक हमारा चल रहा है तो इसमें बहुत सी परिचर्चाएँ भी हुई है, बहुत से पैनल्स हुए हैं, और उसमें ब्रेस्ट कैंसर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको मैं इसकी जानकारी देना चाहती हूँ, आपको अवेयर करना चाहती हूँ। आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा तो आप इसको जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, और अगर आपका डिटेक्शन जल्दी हुआ तो आप इस बीमारी से जल्दी प्रिवेंट हो पाओगे। आपको
मेरी डराने की, ब्रेस्ट कैंसर को बताकर आपको डराने की मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है। मैं आपको बस इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप स्वयं खुद अपने ब्रेस्ट को चेक करके आप अपने ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं इसकी भी जानकारी आप फर्स्ट हैंड पा सकते हैं। कैंसर क्या होता है? हमारे नॉर्मल सेल्स से कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ हम रोक नहीं सकते हैं, वही कैंसर सेल्स होते हैं और हमारे ब्रेस्ट के एक अवयव में जाके, एक लोब्यूल में जाके, हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में जाके जब वो बैठ जाते हैं और अगर उसकी जांच पड़ताल उस समय नहीं की गई है तो वो बीमारी आगे बढ़ते जाती है। वो बीमारी पूरे ब्रेस्ट में बढ़ सकती है, वो बीमारी हमारे एक्झिला, ज्याला आपण आर्मपिट्स म्हणतो, त्याच्यातही जाते आणि पूर्ण शरीरात दुसऱ्या अवयवमध्ये पण ती जाते। ह्याच्यातलं काही रिस्क फॅक्टर्स असतात, रिस्क फॅक्टर्स ऑफ डेव्हलपिंग कॅन्सर। आता हा कुणाकुणाला होऊ शकतो रिस्क फॅक्टर्स? काही रिस्क फॅक्टर्स असतात जे आपण अजिबात बदलू शकत नाही, ते आपल्यासोबत आपल्या जन्मापासून आलेले असतात। रिस्क फॅक्टर्स दे आर नॉन मॉडिफायबल, त्या फॅक्टर्सला आपण कंट्रोल करू शकत नाही। तर ते फॅक्टर्स कोणते? फॅमिली हिस्ट्री ऑफ कॅन्सर, जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिशन, तुमच्या आईला, तुमच्या मावशीला, तुमच्या बहिणीला, तुमच्या नानीला ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा ओव्हरियन कॅन्सर झालं असेल आणि त्यातल्या त्यात तुम्हाला दे आर द नॉन मॉडिफायबल रिझन्स। मॉडिफायबल काय आहे? तुमचं जर लग्न उशिरा तुम्ही करण्यास, आजकाल मुलींनी खूप शिक्षण घेऊन घेतलं, दे आर फायनान्शियली इंडिपेंडेंट झाल्या आहेत, तर त्या खूप उशिरा लग्न करतात आणि उशिरा लग्न केल्यामुळे काय होतं? संतानही उशिरा होते, बरोबर आहे? उशिरा लग्न झालं, देरी से शादी हुई तो देरी से बच्चा होता है। कई लोग अपने प्रोफेशन को लेकर इतने सजग होते हैं कि नहीं, मुझे पहले शिक्षा लेनी है, फिर नौकरी करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैं फिर शादी करूँगी। तब तक उसकी उम्र 30 पार कर जाती है और जब बच्चे का समय आता है तो 30 साल के बाद वैसे ही रिप्रोडक्शन कम होने लगता है, तो उसको जल्दी से बच्चा नहीं रुकता है। अगर उसकी शादी देरी से हो रही है, 35-40 साल में उसको बच्चा देरी से हो रहा है और साथ में अगर वो महिला कामकाजी है, बहुत सी महिलाएं आज कामकाजी है, आईटी सेक्टर में है, और ये सब महिलाएं जो है काम की वजह से अपने बच्ची को दूध भी नहीं पिला पाती है। अगर आपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया है, वो भी एक कारण होता है। साथ में अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, रिस्क फैक्टर है आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और अगर आपको मीनारकी, आपके घर में बेटियां हैं, बेटियों को जो माहवारी आती है, पहली माहवारी आती है, उसको मीनारकी कहते हैं, वो अगर बहुत जल्दी आई हो, 10 साल के पहले आई हो, उसमें भी चांसेस होते हैं। और अगर आपके घर में स्त्री बहुत देरी से उसको मेनोपॉज आया होगा, यानी उसकी माहवारी बहुत देरी से रुकी होगी 55-60 में जाके, तो उसको भी चांसेस होते हैं कैंसर के। सो ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं वज़न यानी कि बाकी चीज़ों से। ये मैंने आपको बताया है कि परिवार में हिस्ट्री होती है, उम्र, हार्मोन थेरेपी पे अगर कोई लेडी है जो ये माला डी गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन हमेशा करती है, या मेनोपॉज आने के बाद में जिनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, उनमें भी ये पाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा देखा जाता है इंसिडेंस। ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ के लिए। महिला की डेथ के लिए ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे आता है और यह बहुत ही कॉमन कैंसर है। इसका इंसिडेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। और ये ना सोचना कि मेरे परिवार में अगर हिस्ट्री नहीं है तो मैं ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क से परे हूँ, ऐसा नहीं है। ऑल वीमेन आर एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कौन अफेक्ट होती है? हम 10 महिलाओं में से एक महिला को स्टैटिस्टिक्स बताता है देश का और विदेश का कि एक महिला 10 महिलाओं में से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती है। और स्टडीज़ प्रूव करती है कि आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने लगा है, पर महिलाओं इतना नहीं है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ है अर्ली डिटेक्शन
सेव्स लाइव्स। जितना जल्दी हम इसे डिटेक्ट करते हैं, लाइफ पूरी तरह से हम बचा सकते हैं। कैसे करेंगे अपने आप का अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो स्क्रीनिंग के माध्यम से करते हैं। इसमें एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्वयं के ब्रेस्ट स्वयं को ही जांच करना होता है। दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास जाके चेक करवा लो। एक मैमोग्राफी होती है, एक्सरे, स्तनाचा एक्सरे म्हणतात त्याला, और अल्ट्रासाउंड। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी गठान लगती है तो आप ही पहला व्यक्ति है जिसको ये गठान महसूस होती है। और ये किस तरह से होना चाहिए महसूस, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का उचित समय है, जिन लेडीज़ को माहवारी आती है, उचित समय है कि वो 7वें दिन करे। माहवारी ख़त्म होने के 7वें दिन, जैसे 1 तारीख को माहवारी आई है तो वो 7 तारीख को करे। क्यों करे? माहवारी के दौरान इसलिए नहीं करना क्योंकि ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडरनेस होता है। 7वें दिन इसीलिए करना कि वो अपना कैलेंडर सेट कर लेती है। माहवारी आ गई, 7वें दिन ब्रेस्ट चेक करना है। उस समय उस स्तन में किसी भी तरह की दर्द नहीं होता है। और अगर लेडी को माहवारी बंद हो गई है, उसको अगर त्याला काय म्हणतो आपण रजोनिवृत्ती किंवा मिनोपॉज आला असेल, तर अशा मिनोपॉझल लेडीजनी घरी जाऊन सगळ्यांनी सांगायचं की मिनोपॉझल लेडीजनी कॅलेंडरमध्ये दर महिन्याच्या 1 तारखेला, म्हणजे ती लक्षात राहते, 1 तारीख को हर मिनोपॉझल लेडी ने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से होता है? आप अपने कमरे में बिल्कुल आईने के सामने खड़े हो जाइए, हाथ नीचे रखिए, वो एक पोजीशन है। हाथ दोनों ऊपर करिए एक साथ, और तीसरी पोजीशन है कि हाथ आप कमर पे रख सकते हो। इस तरह से आपको कोई भी अगर विपरीत चीज़ आपके ब्रेस्ट में नज़र आती है तो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, आगे डॉक्टर से परामर्श कर सकते हो। वैसे ही नहाते समय किसी के ब्रेस्ट अगर बहुत हेवी होते हैं, नहाते समय अगर हमने स्किन पर सोप लगा लिया हो तो सोप और वाटर के माध्यम से हमारा जो हाथ होता है हमारे ब्रेस्ट पर आराम से जो है सरकता है, और उसमें बहुत अच्छे से हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो समझ में आती है। साथ ही हम तकिया पर लेटकर एक हाथ पीछे रखकर भी राइट हैंड से लेफ़्ट ब्रेस्ट और लेफ़्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को हम जांच कर सकते हैं। साथ ही आप अपने निप्पल को भी स्क्वीज़ करके देख सकते हो कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है क्या। ये हमें स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए? हम जब 20 साल के हो जाते हैं तो 20 साल से 40 साल तक हमें हर 3 साल के बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, और कौन सा? डॉक्टर के पास जाके। पर अगर हमारी उम्र 40 साल के ऊपर हो चुकी है तो डेफिनेटली हमें हर साल करना चाहिए। हम जब खुद को देखते हैं तो हमने क्या देखना चाहिए कि कहीं पे लंप आया है क्या, अलग से कोई ग्रोथ नज़र आ रही है क्या, या ब्रेस्ट में कोई रेडनेस आया है क्या, या हमें साथ में कोई पेन भी है, या तो फिर निपल्स में से ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है जो हमने कभी नहीं देखा था, पस डिस्चार्ज या तो ब्लड डिस्चार्ज। आजकल जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से पहला कैंसर हम ही पकड़ते हैं और दूसरा हम डॉक्टर को जाके बताते हैं। पर आजकल WHO ने कहा है कि नहीं, आप ऐसा ना करिए। मैंने जो बताया आपको 20 साल से 40 साल की उम्र तक हर तीसरे साल डॉक्टर से आप अपना ब्रेस्ट चेक करवा लीजिए। जैसे आप जाते हो ना अपना BP, पल्स, सारे एग्जीक्यूटिव जो चेकअप्स होते हैं, उस तरह से लेडी को भी जाना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जिस एंगल से देखता है बीमारी को वो शायद अपना एक नॉर्मल पेशेंट का एंगल नहीं हो पाता है। इसीलिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर से चेकअप करवाना अत्यंत ज़रूरी है। फिर आती है ब्रेस्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से ब्रेस्ट के सिस्ट, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है, ब्रेस्ट में और कोई प्रॉब्लम है, ये सब नज़र आते हैं। ये जो सोनोग्राफी की मशीन होती है उसी से देखा जाता है। एक नया इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मैमोग्राफी। ये मैमोग्राफी की मशीन है। मैमोग्राफी की मशीन से जो स्तन होता है
उसका स्तन का एक्सरे निकलता है, यानी स्तन के एक्सरे की मशीन को मैमोग्राफी कहा जाता है। और इससे अगर 1 सेंटीमीटर के नीचे का भी ट्यूमर है ब्रेस्ट में, 1 सेंटीमीटर के नीचे का भी, 0.5 सेंटीमीटर भी है, तो वो भी पकड़ में आ जाता है। आजकल तो MRI भी होने लगा है ब्रेस्ट का। दिस इज़ मैमोग्राफी जो मैं बता रही थी, उसके ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। सिस्ट अलग से दिखती है, और जो कैंसर है 3रे नंबर पे है, वो देखिए एकदम डेंस टिश्यू, वाइट टिश्यू दिखता है। और इतना छोटा कैंसर है, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे बीच में, सर्जन, ये खुद बता सकते हैं कि ये क्यूरेबल है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू फॉर दिस? मुझे लगता है मेरे सभी डॉक्टर मित्रों ने सब बता दिया है। रिड्यूस द वेट, हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़रूरी है वेट रिड्यूस करना। बैलेंस डाइट के ऊपर में चर्चा हो चुकी है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज किसी भी माध्यम से हो, वो दौड़ हो या आप वॉकिंग करें या आप योगा करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करिए, मगर रोज़ सबने 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने पहले कहा था आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करता है WHO। वो इसलिए करता है कि जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं बच्चों को, या काम का बोझ बता के, या तो जो महिलाएं कामकाजी है उसका जो बहाना करके जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, उनको इनकरेज करने के लिए वीक फॉलो किया जाता है। अवॉइड अल्कोहल डेफिनेटली। इस ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मिथ्स होते हैं कि सिर्फ लेडीज़ को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा नहीं है, आजकल जेंट्स में भी पाया जाने लगा है। हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं परिवार में ब्रेस्ट कैंसर के। अगर आपके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पर उसमें महिलाओं को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि मैं अगर कॉफ़ी ज़्यादा पीती हूँ तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा। पता नहीं कहाँ से चलती आ रही है ये परंपराएं कि कॉफ़ी पीने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 70% जो महिलाएं होती है, जो कहते हैं ना कि फैमिली में कैंसर है तो सबको कैंसर होता है, उनके घर की स्त्रियों को, ऐसा नहीं होता है। 70% महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, उनकी कहीं पर भी दूर दूर तक कोई हिस्ट्री नहीं होती है, ना उनके माँ को होता है, ना किसी नानी को हुआ है, ना ही उनकी मौसी या बहन को हुआ है। वैसे ही जो हमारा कैंसर होता, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो हमेशा लंप के फॉर्म में आता है, पर 80% लंप कैंसर नहीं होते हैं, वो बिनाइन होते हैं, दे आर नॉट कैंसर्स। तो डोंट अफ्रेड, अपने आप को ज़रूर क्लिनिकली हमेशा चेक कराते रहिए। और अगर 90% ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज में पकड़े गए तो पूरी तरह से क्यूरेबल होते हैं। तो ये मैं आपको कुछ मिथ्स बताना चाह रही थी। नाउअडेज अभी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारे पास में अवेयरनेस मिल रहा है, हमारे पास में इंटरनेट आ गया है, हमारे लोग गूगल सर्च बहुत करते हैं, हमें अवेयरनेस वहाँ से भी मिल जाता है। हमें स्क्रीनिंग के सारे मोड पता है कि हमने खुद को भी जांच करना चाहिए, खुद के हाथ से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी करवाना चाहिए। तो उससे आज 1990 के बाद हमारे यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर्स की पेशेंट्स महिलाएं आती थी, वो आज बहुत कम हो गई है। ये गुड न्यूज़ है सबके लिए। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने आपको बताया है। और हमारे पूरे विश्व में अक्टूबर का महीना फॉलो किया जाता है एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। उस समय तो पूरे विश्व में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन डिटेक्शन के ऊपर ही परिचर्चाएं होती रहती है जागतिक लेवल पर। तो हमें सबको मिलकर इस मिशन में साथ आना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डायग्नोज्ड अर्ली। सो लेट्स जॉइंट हैंड टुगेदर in preventing early detection of breast cancer. This is the prevention. And if you know something about breast cancer awareness, detection and prevention, please spread the message to your near and dear. आप ये मैसेज अपने घर में,
अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, अपने शहर में और नेशन में ज़रूर स्प्रेड करिए। यही हमारा बड़ा योगदान होगा। आप सभी ने मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ सुन लिया, इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रगुजार करती हूँ। नमस्कार। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि अभी डॉक्टर वड़स्कर ने बताया था 40 मिनट्स 30-40 मिनट 5 डे वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी 5:30 को उठता हूँ 5 किलोमीटर, और सब में अच्छा भी सब में ऐप्स भी आते हैं, स्टेप्स आते हैं वॉच। अभी हमारा जो वर्ल्ड हार्ट डे का जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी इन हार्ट, अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप आइए, आप सेट करिए कि 500 कदम चलना है मेरे को, तो आप 5,000 कदम स्टेप्स आप डेली चलना ही चाहिए मिनिमम। और अगर 5,000 चलने के लिए आप कभी एक जगह बैठिए मत, आप किसको सामान लाने मत बोलिए, आप छोटी छोटी चीज़ें रहती, पानी लाना, ये लाना, ये करिए और घड़ी अपने देखते रहिए। 5,000 स्टेप आप कंप्लीट करिए। सो आप 30 मिनट 40 मिनट एक्सरसाइज वॉकिंग करिए, कुछ योगा प्राणायाम या कुछ वेट लिफ्टिंग। अब डॉक्टर इमरान यहाँ पे ही कैन टेल बेटर बिकॉज इज द अथॉरिटी इन दैट। आप ज़रा बताइए हेल्थ एक्सरसाइज करो थोड़ा लोगों को। एक्सरसाइज जो वेट लिफ्टिंग है या कार्डियो एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 35 साल के बाद हर डिकेड यानी हर 10वें साल में हम लोग का मसल लॉस होता है और वही मसल के जगह फैट आ जाता है। सार्कोपेनिया हम उसे कहते हैं, सार्कोपेनिया। वो उसको अवॉइड करने के लिए हमको 2 चीज़ रखना है। जैसे खोबरागढ़े सर ने हमें बताया था कि डाइटरी प्रोटीन हमको बराबर खाना है। हमारा प्रोटीन का कोटा जो है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उतना मिनिमम होना ही चाहिए, और उसके साथ कुछ श्रम करना है हमको, मतलब एक्सरसाइज करना है। अब जिम नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप एटलीस्ट अपने घर पर कुछ पुशअप्स पुलअप्स, बट एक सही एज में शुरू हो जाए तो वो हम कैरी ऑन कर सकते हैं। बट अगर हमने शायद बचपन में नहीं करे हैं और आज आप 50 और 60 साल के हैं, फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी के सुपरविजन में। कोई अच्छा ट्रेनर आप घर पे बुला के जो बेसिक एक्सरसाइजेस है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, इससे शुरुआत करिए धीरे धीरे और उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए। यही एक चीज़ है जो हमको बेहतर बनाएगी आने वाले टाइम में। डायबिटीज़ का भी प्रिवेंशन होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है हमारा एक्सरसाइज के बाद, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। तो हमें हर इंसान को 1 घंटा मिनिमम 40 से 50 मिनट देना ही चाहिए एक्सरसाइज के लिए। और डाइट का खोबरागढ़ सर ने हमें बता ही चुके हैं कि प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डाइट में, क्या होना चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन फर्स्ट, हमेशा प्रोटीन का कोटा अपना अलग रखिए, प्रोटीन युक्त खाना खाइए और उसके बाद रिमेनिंग कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट और फैट से लीजिए। हमारा वेट अगर समझिए 70 किलोज है तो हमें करीब 70 ग्राम्स प्रोटीन एवरीडे खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप उससे ज़्यादा भी खा सकते। पूछना चाहता हूँ, सब कहते हैं फिश खाओ, कौन सी फिश खानी ज़्यादा अच्छी होती है? फ्रेश वाटर, सी वाटर? देखिए, अगर हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन फिश के माध्यम से करना है तो फ्रेश वाटर में वो ओमेगा नहीं मिल पाता है हमें, तो उसके लिए हमें सी वाली फ़िश खाना, जो मैक्रेल है या साल्मन है। और अगर जस्ट प्रोटीन के लिए खाना है और थोड़ा ओमेगा 3 भी रहता है उसमें, तो जो हमें नॉर्मली जो लेक वाटर या फ्रेश वाटर फिश मिलती है वो भी हम सेवन कर सकते हैं। वेजिटेरियंस में प्रॉब्लम आता है प्रोटीन्स का, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि जैसे एग्स में होगा तो मिल जाता है प्रोटीन्स। वेजिटेरियन में जो क्लास 1 प्रोटीन है वो है सोया चंक, सोयाबीन की वड़ी। सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एक ही सोर्स है सोयाबीन की वड़ी या सोयाबीन का आटा। अब सोयाबीन का आटा हम लोग खाते ही नहीं है क्योंकि उसकी रोटियां बना नहीं सकते, और दूसरा के लोगों में बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे गलत धारणा है सोयाबीन को लेके कि सोयाबीन खाने से हमारा एस्ट्रोजन बढ़ जाता है या मेल्स ने नहीं खाना चाहिए। ये भी गलत धारणा है। इंटरनेशनल रिसर्च हमें ये बताता है कि सोयाबीन खाने से इनफैक्ट हार्ट के डिजीजेस कम हो सकते हैं, और सोयाबीन में हमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा मिलता है और क्लास 1 प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। दूसरा जो है प्रोटीन का सोर्स पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया, फिर जितनी दालें हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, ये सब चीज़ें भी हमें प्रोटीन देते हैं वेजिटेरियन में। और उसके अलावा अगर आप चाहें कि इसमें भी आपका प्रोटीन कोटा नहीं हो रहा है तो फिर आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन पाउडर। मैं शंकर सर से और अजीज सर से पूछना चाहता हूँ, आजकल सब कहते हैं ये ऑयल अच्छा है, वो ऑयल अच्छा नहीं है। आप ऑयल्स के बारे में कुछ बताएंगे? ऑयल वैसे भी कोई भी अच्छा नहीं है। जो आदिवासी लोग हैं कोई ऑयल नहीं खाते, वो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं। तो ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा होता है कि स्टॉकहोम में जो है उधर में सब ऑयल जो यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है। और जो सबसे डेंजरस ऑयल है वो पाम ऑयल है, जो मुंबई में बटाटा वड़ा खाते हैं लोग, या अपने नागपुर में भी जो आउटलेट्स है वहाँ पे जो
जितने भी फ्राइड फिश या बाकी सब फिश तो खाएंगे, लेकिन फ्राई काय में करेंगे, पाम ऑयल में करेंगे, दैट इज डेंजरस, एथोरोजेनिक। और एक आदमी को 1 महीने में आधा किलो तेल खाना चाहिए, कोई भी खाइए आप। 1 मंथ ओनली हाफ kg ऑफ, जैसे आपके घर में 2 लोग हैं तो 1 kg ऑफ ऑयल शुड बी कंज्यूम। मैं हमेशा पेशेंट को पूछता हूँ कि आपके घर में पीपे से तेल आता है कि किलो से आता है? बोले पीपे से तेल आता है, तो देन यू आर ए पेशेंट ऑफ डॉक्टर अजीज खान। सर लोग ऑयल के बारे में एक और एक चीज़ कहते हैं, ऑयल बदल बदल के खाना चाहिए, तो इज इट ओके? लेकिन क्वांटिटी कोई आप कितना भी बदल के खाइए, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस तो उसमें होने ही वाला है। उसमें अगर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है 1:1 या 1:2 जो भी ऑयल में मिलता है वो ज़्यादा बेहतर है। और अल्टीमेटली आपका कैलोरी इंटेक के हिसाब से आप खा रहे हैं, जब क्वांटिफाई करके खा रहे हैं तो लगभग सभी चीज़ें हमें सेम ही रिजल्ट देती है। लेकिन ट्रांस फैट जो होता वो है ना, अवॉइड जैसे करना चाहिए। साउजी फूड है, ट्रांस फैट ऑयल दिख रहा है उसमें, तो दैट इज डेंजरस। जो समोसे हम तल के खा रहे हैं अभी मार्केट में लेके, और एक ही ऑयल को जो बार बार हम यूज़ करते हैं तो उससे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो वो जनरेट नहीं होना चाहिए। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑयल का उतना ही, जी बिल्कुल उतना, डबल से यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। फ्राई नहीं करें, जो और बार बार नहीं खाना चाहिए। जो ऑयल केमिकली प्रोसेस्ड है, जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो 3-3, 4-4 साल की जो शेल्फ लाइफ बढ़ाई दी गई है, मतलब फॉर बिजनेस पर्पस के ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़े, उसमें केमिकल प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। तो अनप्रोसेस्ड है, जैसे कच्चे घानी का तेल जो हम बोलते हैं, वो खाइए आप, उसको प्रोसेस नहीं किया गया है, वो डायरेक्ट आप इवन मूंगफली का तेल भी प्रोसेस्ड वाला मत खाइए। कोशिश करिए कि आप अनप्रोसेस्ड ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। मेरे फैमिली डॉक्टर शंकर खोबरागड़े सर है, जो भी बताते हैं एकदम सही बताते हैं और वही हिसाब से मैं चलता हूँ। उन्होंने बोला केला खाओ तो मैं केला खाता हूँ, ये नहीं खाना तो वो नहीं खाता, क्योंकि तबीयत तो वो देखते हैं और मेरी तबीयत उनको अच्छी रखना है, तो वो उनके हिसाब से मैं मेरा ख्याल रखता हूँ। और मेरे खोबरागड़े सर मेरी बहुत ही ज़्यादा यानी सेहत का ख्याल करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी तबीयत यदि अच्छी रखना है, अपनी सेहत यदि अच्छी रखना है, तो ये सब अपने ऊपर है। डॉक्टर साहब बताते हैं मगर हमने वो यूज करना चाहिए ना, अमलमेंट तो हमने करना चाहिए। हम लोग करते नहीं हैं, बताते डॉक्टर साहब ऐसा करो वैसा करो, वैसा करते नहीं है। हम लोगों को भी बहुत सी गलती रहती है और बाद में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारी है। यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल करेंगे? यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आए दिन जैसे ये अपने हड्डी में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर लोग यही बोलते हैं आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। Yes. आए दिन पास पड़ोस में बहुत से पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं कि भैया आपको जो परेशानी है आपकी यूरिक एसिड बढ़ गई है, तो प्लीज मेरे को वो थोड़ा सा बता यूरिक दीजिए। एसिड एक केमिकल है, जैसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन चिकन मटन ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, और एक्सरसाइज नहीं करने से भी बढ़ता है, और ओबेसिटी, ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉजेस है। और क्योंकि जो भी हम मेटाबोलाइज हो जाता है वो किडनी में से जाता है, और किडनी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। और सबसे पहला सिम्टम्स होता है जो अपना पैर का अंगूठा होता है, उसमें सूजन आती है, स्वेलिंग आने के बाद में बहुत दर्द होता है कि इवन उसमें कपड़े का टच भी सहन नहीं हो सकता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट कॉजेस है, एक कंजम्पशन ऑफ मोर नॉन वेजिटेरियन फूड, दूसरा है वजन ज़्यादा और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और उसका यूरिक एसिड लेवल है 7.5, उसके ऊपर यदि जाता है तो आर्थोपेडिक प्रॉब्लम, ऑस्टियो, ये जितने भी हड्डियों के प्रॉब्लम्स है जो यूरिक एसिड के कारण होते हैं, उसके लिए हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर अनिल मसन साहब, जो अस्थिरोग तज्ञ हैं। यूरिक एसिड जनरली बढ़ता है हाई प्रोटीन्स ज़्यादा लेने से, तो उसमें थोड़ा प्रोटीन्स का मॉडरेशन करना होता है, स्पेशली रेड मीट, अल्कोहल और नट्स, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और उसके लिए अगर हुआ है तो आपको गोली तो लेनी पड़ती है। जी जी।